क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज जो हम यहां पर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड है। इस सीरीज में मैं आपके सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलता हूं, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, और ये भी हम डिस्कस करते हैं कि वहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसका फीडबैक आप लोगों से बहुत अच्छा आ रहा है। जो जो टॉपिक आप चाहते हैं, जो जो पैराग्राफ आपको ऐसा लगता है एनसीईआरटी में आपके लिए मुश्किल है, वो आप हमसे शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपकी जरूरत के हिसाब से अपलोड कर सकूं, ताकि आपको फायदा हो सके। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें 8.1 ये जो पर्टिकुलर पहला पैराग्राफ है इसके बारे में बात करेंगे। और इस लाइन में आप बड़े ध्यान से देखिए, आपके इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैं इन दो लाइंस की बात करूंगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। और इससे पहले ये लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये दोनों काम कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है, खुद अकेला जिंदा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और सारे एसेंशियल फंक्शंस लाइफ के कर रहा है। एनर्जी भी, मेटाबॉलिज्म भी, सारी की सारे जो फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, डीएनए को रेप्लिकेट भी कर रहा है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी उसके पास है, बहुत से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट कर सकते हैं, बहुत से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन भी फिक्सेशन कर सकता है बैक्टीरिया। सो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, बेसिकली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो बैक्टीरिया अकेला एक सिंगल सेल कर सकता है। आपकी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल से ज्यादा है। सो मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। आप भी केपेबल हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, आप भी परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और यही काम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है। सो यहां पर मैंने इस स्लाइड को ऐसे बनाया, देखिए बड़े ध्यान से, इस स्लाइड को हमने ऐसे बनाया कि दोनों लाइन हमने अलग करी। पहली लाइन हमें समझ में आ गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये बात आपको समझ में आ गई। एक और लाइन देखिए, इसके बाद में एनसीईआरटी रीइंफोर्स करती है इस चीज को। एनसीईआरटी इसके बाद रीइंफोर्स करती है कि लेकिन अगर कोई चीज, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर कोई चीज एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम है तो वो इंश्योर नहीं करेगी इंडिपेंडेंट लिविंग। फिर सुन लीजिए बड़े ध्यान से, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन समझिए। कोई भी चीज अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल से कम है तो वो इंश्योर नहीं करेगी इंडिपेंडेंट लिविंग। देखिए ये लाइन मैंने यहां पर लिख दी है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल does not ensure independent living। So देखिए क्वेश्चन असर्शन रीजन का आएगा। यहां से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि ये वो वजह है कि सेल is the structural and functional unit of living organism or life। structural and functional दोनों की बात हो रही है बेटे, स्ट्रक्चर की भी बात हो रही है, फंक्शन की भी बात हो रही है, यूनिट ऑफ लाइफ, ये आप कंक्लूड करेंगे यहां से। देखिए इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं वो वायरस को जिंदा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं आइडियली हमें वायरस को जिंदा नहीं मानना चाहिए, वायरस एक ऑब्लिगेट सेलुलर एंडोपैरासाइट है, लिविंग सेल के बाहर है तो इनएक्टिव पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है, उसे क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर वो लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाता है तब लिविंग सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई भी करता है, ग्रो भी करता है, इवॉल्व भी करता है, सारे काम शो करता है, लेकिन बाहर नहीं।
क्योंकि वायरस एक कंप्लीट सेल नहीं है। अगर आपने इन साइंटिस्ट की ये बात को जस्टिफाई करना है कि क्यों इसे लिविंग नहीं मानना चाहिए, और आप भी यही कहते हैं कि मैं भी उन्हीं साइंटिस्ट में इंक्लूडेड हूं जो इसे लिविंग नहीं मानते, तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट ये होगा कि ये पूरा सेल नहीं है। वायरस एक पार्टिकल है, न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है उसको। तो उम्मीद है कि ये जो पहला पार्ट है, ये वाला पहला पार्ट अब आपको इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी से अच्छे से समझ में आ गया। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, देखिए, लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। सो लीeuwenhoek के बारे में हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड के बारे में। आप जानते हैं इनको, ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप की मदद से डेड सेल्स को देखा। ये हनीकूम अपीयरेंस है पार्क के अंदर, और उन्हें मॉन्क्स के जो क्वार्टर्स थे, जो कमरे होते हैं, उनकी याद आई और उन्होंने इसको सेल कहना शुरू किया। यहां पर हम बात कर रहे हैं 1670s, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो उस टाइम पर सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोपिस्ट माने जाते थे, ये लीeuwenhoek है। और ये रेप्लिका है उनके बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप का। इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, इन्होंने प्रोटिस्ट देखे, इन्होंने बैक्टीरिया देखे, बहुत छोटे छोटे थे। इन्होंने इसीलिए उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया एनिमलक्यूल्स। और उसके बाद में इन्होंने लाइव सेल और भी देखे, जैसे ह्यूमन स्पर्म। इस तरह की चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो आपने प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन स्पर्म याद करना है। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, हमें सेल का और अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता चला। यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप के कंटेक्स्ट में एक तो उसकी मैग्निफिकेशन, कितना बड़ा कर सकता है किसी चीज को, और ज्यादा जरूरी एक और चीज है, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि दो पास पास के पॉइंट्स को एक दूसरे से अलग देखना। अगर आप दो बहुत पास पास पॉइंट को अगर आप अलग अलग देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो चीज है वो आपकी रिजॉल्विंग पावर के अंदर है। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। जिस चीज से आप ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेट कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब मुझे ये शायद बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम है, जो विजिबल लाइट है 400 से 700 नैनोमीटर, आप जानते हैं। एंड यू नो अबाउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो वजह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद है आपको अपनी एनसीईआरटी का ये 8.1 सेक्शन अब इस तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे ये कहा कि जो भी लाइंस आपको एनसीईआरटी में ऐसी लगती है कि मुश्किल है, वो हम तक भेजिए। हम इस तरह के एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड वीडियोस में आपके हिसाब से उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।